क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1, इन द गिवन फिगर फाइंड द एक्सेलरेशंस ऑफ ब्लॉक्स ए एंड बी फॉर द फॉलोइंग केसेस। तो मैंने आपको क्या बताया था, एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो मैंने कॉन्सेप्ट ये पढ़ा है कि साथ में चलना मैंने आपको बताया है ना। हमेशा ये करना है कि अगर 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, 4 ब्लॉक्स, 5 ब्लॉक्स है, सबको सबसे पहले क्या मानेंगे कि ऑल आर मूविंग टुगेदर। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि उनके बीच में जो फ्रिक्शन उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है। अगर वो मैक्सिमम जो वैल्यू है उस मैक्सिमम वैल्यू से कम वैल्यू या उतनी भी वैल्यू अगर फ्रिक्शन की आती है तो वो साथ में चलेंगे, और अगर ज़्यादा आ रही है तो फिर नहीं साथ में चलेंगे। समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या था? तो चलो देखते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है अपने आप में 4 क्वेश्चन है। दरअसल ये एक क्वेश्चन नहीं है, 4 क्वेश्चन है ये। एक ब्लॉक यहाँ दिया 1 kg, एक ब्लॉक यहाँ दिया 1 kg, और यहाँ हमने फोर्स लगाया है 10 न्यूटन। तो आप ये देखो हॉरिजॉन्टल में तो इसका मोमेंट कभी नहीं होगा। तो यहाँ इसने दिया हुआ है μ1 है, और यहाँ जो दिया है वो दरअसल μ2 है। ठीक है, ये ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक बी है। सबसे पहले बात करेंगे ऑप्शन ए के बारे में। इसने कहा कि μ2 तो 0 है, सॉरी μ1 0 है, और μ2 की वैल्यू दिया 0.1 न्यूटन, सॉरी 0.1, क्योंकि इसकी तो कोई यूनिट होती नहीं है, 0.1। तो यहाँ देखो इनके बीच में जो यानी ए और बी के बीच में जो नॉर्मल होगा वो क्या होगा, इसका एफबीडी बनाओ, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो मूवमेंट ही नहीं, इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो इस पर फोर्स क्या होना चाहिए, 0। तो अगर यहाँ एफबीडी आप बनाओगे तो यहाँ इसको 10 न्यूटन लग रहा है, यहाँ इसको N12 मान लेंगे, इधर भी क्या लगा इसको N12, और यहाँ इसको यहाँ N1 लग रहा होगा। तो आप देख रहे हो कि N12 इस डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं है, इसका मतलब N12 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 10 न्यूटन ही होना चाहिए। और यहाँ भी आप देखो, इसको अगर आप देखते हो तो इस पर भी हॉरिजॉन्टल में कोई मूवमेंट नहीं है, इसका भी यहाँ भी N1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, N12। तो अल्टीमेटली ये भी कितना होगा, 10 न्यूटन ही होगा। अब ए बी के बीच में जो मैक्सिमम फ्रिक्शन हो सकता है, मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो सकता है, तो वो हो जाएगा μ2 एक मिनट रुकिए।
तो हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ सर। तो ये हमारा पहला केस है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो μ1 तो यहाँ 0 दिया और μ2 0.1 दिया है, तो μ2 इंटू यहाँ का क्या है 1 है, ये μ2 की वैल्यू यहाँ दिया हुआ है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0.1 इंटू 10 यानी 1 न्यूटन आ गया, ये मैक्सिमम होगा। ए और बी के बीच में जो फ्रिक्शन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों को साथ में मूव करा देंगे। तो यहाँ तो कोई फोर्स ही नहीं है क्योंकि μ1 तो 0 ही है। तो पहले तो दोनों को साथ में मूव कराएंगे, उसके बाद इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन निकालेंगे। तो आप देख रहे हो कि दोनों क्या कर रहे हैं, यहाँ ये भी 1 kg है, ये भी 1 kg है, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसको 1g लग रहा है, इसको भी 1g लग रहा है। तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या है, यहाँ ए है, क्या लिखोगे आप 2g इक्वल टू 2 इंटू ए, यानी ए इक्वल टू कितना आ गया जी, यानी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है दोनों का। ओके, अब दोनों का 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो यहाँ से देखो आप कोई भी इसका एफबीडी बनाओ, ये ए है और ये बी है। तो अब आप देख रहे हो कि दोनों को भी डाउनवर्ड 1g लग रहा है, तो इसमें फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसे माने, तो कुछ भी मान लो फिर आप, क्योंकि इसमें तो कैसे पता करोगे किधर है ना। या फिर ऐसे कर सकते हो, एक का दूसरे के रेस्पेक्ट में जाओ, तो अगर मान लो इसके रेस्पेक्ट में जाएंगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि अगर ये ए से नीचे जा रहा है तो इसके रेस्पेक्ट में जाएंगे तो इसको शूडो फोर्स किधर लगेगा। अगर मैं ए का मतलब या तो बी का ए के रेस्पेक्ट में जाता हूँ या ए को मैं बी के रेस्पेक्ट में ले जाता हूँ, तो विद रेस्पेक्ट टू बी अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ देखो, क्योंकि ये भी ए से नीचे जा रहा है, इसको ए को देखो ध्यान से, डाउनवर्ड क्या लग रहा है 1g लग रहा है, तो इसको शूडो फोर्स किधर लगेगा, ऊपर लगेगा ना, 1 इंटू ए। हरी बात सुन में, तो आप यहाँ देखो 1 इंटू ए मतलब कितना हो गया 1 इंटू 10, यानी 10 न्यूटन शूडो फोर्स लग रहा है। और यहाँ देखो ये कितना लग रहा है 1 इंटू 10, ये भी 10 न्यूटन लग रहा है। तो हमने क्या बात करी थी, शूडो फोर्स और जो भी रियल फोर्स है सबका रिजल्टेंट देखेंगे, उसके बाद फ्रिक्शन की डायरेक्शन अज्यूम करेंगे हम लोग किधर होगी। तो आप देखो कि सबका रिजल्टेंट मिला के क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, फ्रिक्शन क्या हो गया यहाँ 0 हो गया, फ्रिक्शन 0 हो गया। इसका मतलब आप देख रहे हो कि इसकी एफ ए बी जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा यहाँ वो एफ ए बी मैक्स और 0 के बीच में लाई करता है, यानी 0 भी इंक्लूड करते हैं हम लोग। इसका मतलब दोनों क्या कर रहे हैं, यहाँ साथ में चल रहे हैं। एफ फ्रिक्शन 0 आने का मतलब क्या हुआ, बोथ आर मूविंग विद दी सेम एक्सेलरेशन। तो आंसर हो गया इसका, कितना हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर आ गया ए एक्सेलरेशन से दोनों जाने का मतलब 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बोथ आर मूविंग टुगेदर। भाई ये वाला पार्ट समझ में आया पहले, हेलो है ना, लिख लो, तो इसको लिख लो।
लिख लिया? हाँ सर, लिख लिया। नेक्स्ट हमारे पास में बी पार्ट। तो इसका तो आंसर हो गया, ए का तो आर हो गया। बी पे चलते हैं। बी के केस में क्या कह रहा है देखो, बी के केस में कह रहा है कि ये वॉल है इधर, और यहाँ ये μ1 है, यहाँ ये μ2 है। इसको डाउनवर्ड 1g लग रहा है, इसको भी डाउनवर्ड 1g लग रहा है, ये ए और ये बी। तो बाकी का तो यहाँ क्योंकि इसको नॉर्मल इधर लग ही रहा है, मतलब 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो एन 1 2 भी हमें मालूम है ना। ये सब मैं यहाँ निकाल चुका हूँ, मतलब फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी मिल जाएगी, मतलब उसके करस्पॉन्डिंग 0.1 के करस्पॉन्डिंग। तो कह रहे इस केस में तो नहीं होगा, इस केस में तो μ2 क्या है, तो μ1 की वैल्यू यहाँ दिया है इसने। μ1 की वैल्यू कितना है 0.1, और μ2 की वैल्यू क्या दिया है इसने, 0 दिया हुआ है। तो μ2 की वैल्यू 0 दिया है, तो अब इस केस में μ1 की मैक्सिमम, यानी यहाँ जब आप एफबीडी बनाओगे इसको भी अलग कर दो, तो ये तो बी है, इसको तो डाउनवर्ड क्या लग रहा है 1g लग रहा है, इसको डाउनवर्ड क्या लग रहा है 1g लग रहा है, यहाँ इसको नॉर्मल लग रहा है n1, और इतना इसको लगेगा n1। तो यहाँ फ्रिक्शन इसको ऊपर की तरफ लगेगा, कितना आ रहा है वो लगेगा, क्योंकि 1g, क्योंकि इन दोनों के बीच में तो कोई फ्रिक्शन ही नहीं है, तो यहाँ कितना लगेगा, लेकिन μ1 n1 मैक्सिमम वैल्यू। तो वो क्यों, क्योंकि 10 वैसे भी है तो 10 न्यूटन है, तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ देखो, नॉर्मल n1 की वैल्यू तो यहाँ कितना आ रहा है 10 न्यूटन आ रहा है, तो 0.1 इंटू 10 यानी 1 न्यूटन। इसका मतलब हुआ कि ये तो नीचे की तरफ कितने से जा रहा है, इसका एक्सेलरेशन ए बी मान लेते हैं, इसका एक्सेलरेशन ए मान लेते हैं, तो ये तो जा रहा है 1g इक्वल टू 1 इंटू ए बी, यानी ए बी इक्वल टू आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई फ्रिक्शन ही नहीं है, तो साथ में तो चलने का सवाल ही नहीं उठता। फिर इन दोनों का देखो आप, यहाँ 1g माइनस 1 न्यूटन इक्वल टू 1 इंटू ए, तो 10 माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया इसका ए, यानी इसका एक्सेलरेशन आ गया 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस केस में आप देखोगे कि इसका आंसर क्या हो गया, क्यू हो गया। इसका आंसर क्या हो गया यहाँ इस केस में, क्यू हो गया। ऊपर वाले केस में क्या आ रहा था आंसर हमारे पास में, आर आ रहा था, इस वाले में आंसर क्या आ रहा है, क्यू आ रहा है, ये लिख लो। तो साथ में चलने की तो बात तब करेंगे जब फ्रिक्शन है, जब फ्रिक्शन ही नहीं है तो नॉर्मल उनके बीच में फ्रिक्शन ही 0 है, तो बात ही नहीं करेंगे साथ में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, है ना, मतलब ये मानेंगे कि अलग अलग चल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में सी, लिख लीजिए इसको। लिख लिया आप लोगों ने? हाँ सर, हो गया। अब यहाँ देखो, ये जैसे क्वेश्चन है हमारे पास में, नेक्स्ट ऑप्शन सी। सी में क्या क्या दिया, देखो इसने μ1 दिया 0.1 दिया है, और μ2 कितना दिया, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग n1
के करस्पॉन्डिंग क्या करेंगे पहले, यानी F1 मैक्स कितना हो जाएगा, 0.1 μ1 इंटू N1 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ 10 होगी, ये पहले बता चुका हूँ मैं, यानी N12 इक्वल टू 10 न्यूटन है ना, 10 न्यूटन है क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। और ये इक्वल टू क्या होगा, N1 भी होगा, तो यानी N1 की वैल्यू यहाँ कितनी, क्योंकि ये क्या होगा और कितना 10 न्यूटन है, कितना आ गया 1 न्यूटन आ गया है। फिर F12 मैक्स वो कितना हो जाएगा, तो कितना है 1 इंटू 10 कितना आ रहा, 10 न्यूटन आ रहा है। ओके, तो ये हमारे पास में मैक्सिमम वैल्यू मिल गई क्योंकि दोनों में फ्रिक्शन दिया हुआ है अपने को। अब क्या करेंगे इस केस में भी, दोनों को साथ में मूव करा देंगे। जब दोनों साथ में मूव करेंगे तो क्या होगा एक्चुअल में, है ना, तो मूविंग टुगेदर, तो दोनों साथ में अगर मूव कर रहे हैं नीचे की तरफ, इसका मतलब यहाँ फ्रिक्शन की अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाएगा, जो कि कितना होगा 1 न्यूटन होगा। तो ये ए और ये बी है, इसको डाउनवर्ड 1 g लग रहा है, इसको डाउनवर्ड 1 g लग रहा है, तो इन दोनों का एक्सेलरेशन मान लेते हैं कि ए है, तो क्या लिखोगे आप 2g माइनस 1 इक्वल टू 2 इंटू ए लिखोगे, यानी कितना हो गया 20 माइनस 1 इक्वल टू 2a लिखोगे। ए इक्वल टू कितना हो गया 19/2, यानी कितना हो गया 9.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी ये नहीं कह रहा हूँ कि आंसर है, अभी ए और बी के बीच में जो मैक्सिमम वैल्यू है फ्रिक्शन की वो कितना है, ये दिया है। तो अगर फ्रिक्शन की वैल्यू इससे कम आती है तो बात करेंगे, तो क्या करेंगे हम लोग, विद रिस्पेक्ट टू, मैं चला जाता हूं विद रिस्पेक्ट टू बी, तो विद रिस्पेक्ट टू बी जाऊंगा तो ए पर शूडो फोर्स किधर लगेगा, क्योंकि रियल फोर्स तो इसको डाउनवर्ड लग रहा है 1g, शूडो फोर्स इसको ऊपर लगेगा, कितना लगेगा 1 इंटू ए, और रियल फोर्स तो इसको ऊपर ही लग रहा है 1 न्यूटन, तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1 इंटू 9.5 है ना, और डाउनवर्ड कितना आ रहा है 10g आ रहा है, सॉरी 10 न्यूटन आ रहा है। अब आप देखो बी दोनों साथ में चल रहे हैं, तो बी के रेस्पेक्ट में तो ये रेस्ट पर हुआ ना, समझ में आ रही बात, नहीं आ रही, ए जो है क्योंकि दोनों साथ में चल रहे हैं तो एक का दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या है, यानी वेलोसिटी 0 होगी तो रुका हुआ है। तो आप यहाँ ध्यान से देखो, अगर ऊपर 9.5 न्यूटन है, 1 न्यूटन है, इसका मतलब है फ्रिक्शन इसको नीचे कितना लगना चाहिए, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, क्योंकि 9.5 यानी नीचे की तरफ यहाँ F12 जो आ रहा है वो आ जाएगा, क्योंकि रेस्ट पर अगर है तो 10 प्लस एफ S12 और ये इक्वल टू क्या होना चाहिए 1 प्लस 9.5, यानी F S12 कितना आना चाहिए, कितना आ रहा है 0.5 न्यूटन आ रहा है ना, तो 0.5 न्यूटन आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, यहाँ इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो 10 न्यूटन है, कितनी है 10 न्यूटन है, जबकि यहाँ कितना आ रहा है 0.5 यानी कम आ रहा है, इसका मतलब फिर से साथ में चलेंगे तो इसका आंसर क्या हो गया फिर P हो गया, यानी दोनों का एक्सेलरेशन क्या हो गया सेम, और फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी डेवलप हुई यहाँ 0.5, तो ए इक्वल टू ए बी इक्वल टू कितना हो गया 9.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया P करेक्ट हो गया। भाई बात समझ में आई, भाई पॉइंट क्लियर है कि नहीं, यस सर क्लियर है। लिख लो इसको, लिखो इसको, थोड़ा नीचे लीजिए ना। ठीक है। हाँ सर।
लिख लिया? Yes, sir. नेक्स्ट हमारे पास में डी ऑप्शन भी समझ लेते हैं। तो डी में क्या हो रहा है लास्ट देखो यहाँ पार्ट थोड़ा बचा है सर, हाँ, लास्ट थोड़ा बचा है। लिख लीजिए। ओके सर। अब डी में देखो आप क्या दिया हुआ इसने, μ1 इक्वल टू दिया है 1 और μ2 इक्वल टू दिया है 0.1। तो पहले तो हम लोग ऊपर को देखते हुए F1 मैक्स वो कितना आ जाएगा 1 इंटू 10 यानी कितना हो गया 10 न्यूटन, और F12 मैक्स वो कितना हो जाएगा 0.1 इंटू 10, है ना, क्योंकि ये क्या था, ये μ1 n1 है और ये μ2 n12 है। कितना आ रहा है 1 न्यूटन आ रहा है, यानी इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है 1 न्यूटन आ रहा है। तो चलो करते हैं फिर से वही केस, इस दोनों साथ में चल रहे हैं, है ना, मूविंग टुगेदर। कॉन्सेप्ट एक ही है, मूविंग टुगेदर। तो इसको डाउनवर्ड कितना लग रहा है 1g, इसको डाउनवर्ड कितना लग रहा है 1g, है ना, और यहाँ फ्रिक्शन कितना लग रहा है, क्योंकि दोनों साथ में चल रहे तो फ्रिक्शन यहाँ कितना आ जाएगा, फिर यहाँ 10 न्यूटन आ जाएगा। ये ए ब्लॉक के बी ब्लॉक के दोनों ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहे हैं, तो क्या लिखोगे आप 2g माइनस 10 इक्वल टू 2 इंटू ए, यानी 10 इक्वल टू 2a, जी की वैल्यू 10 है तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्या करेंगे बी के रिस्पेक्ट में जाएंगे, तो विद रिस्पेक्ट टू बी तो हमने क्या माना दोनों साथ में चल रहे हैं, इसका मतलब ए को रेस्ट पे माना बी के रिस्पेक्ट में, साथ में चलने का मतलब तो ये हुआ। तो बी के रेस्पेक्ट में जाएंगे तो वो रेस्ट पर है, तो रे के जितने भी रियल फोर्स है सारे लिखने होते हैं। तो ये रियल फोर्स 1g नीचे लग रहा है, ऊपर क्या लग रहा है इसको 10 न्यूटन लग रहा है, यानी इधर भी 10 न्यूटन लग रहा है ना। तो अगर यहाँ देखा जाए तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आ रही है इसमें, तो 0 आ रही है, गड़बड़ तो नहीं हुआ है ना, 0 नहीं। अभी सर शूडो फोर्स तो भूल ही गए हम लोग, अभी कह नहीं सकते ना फ्रिक्शन की वैल्यू। शूडो फोर्स किधर लगेगा, इसको ऊपर की तरफ लगेगा, कितना लगेगा 1 इंटू 5 ना, ये एफ है, एफ कितना आ गया 5 न्यूटन। अब आप देखो इसके रिस्पेक्ट में इसको रेस्ट पर रखना है, इसका मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू नीचे कितना आना चाहिए, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितना आना चाहिए 5 न्यूटन ही आना चाहिए। लेकिन आप यहाँ ध्यान से देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो 1 न्यूटन ही है, इससे ज्यादा तो कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये साथ में नहीं चल रहे हैं, तो नॉट मूविंग टुगेदर, नॉट मूविंग टुगेदर। ये समझ में आया कॉन्सेप्ट, मैंने क्या बोला यहाँ, क्योंकि एक दोनों का एक्सेलरेशन सेम होने का मतलब है कि दोनों क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो 0 ही थी, तो दोनों साथ में चल रहे हैं, इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी भी 0 होगी, तो एक का दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होगा, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर होगा। तो रेस्ट पर होगा तो ये कंडीशन बनना चाहिए, लेकिन आप देख रहे हो कि यहाँ पे इसकी वैल्यू 5 न्यूटन होना चाहिए, मैक्सिमम तो 1 न्यूटन, यानी ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों अलग अलग चल रहे हैं। इसको डाउनवर्ड कितना लग रहा है, इसको डाउनवर्ड 1g लग रहा है, इसको डाउनवर्ड कितना लग रहा है 1g लग रहा है, और इसको ऊपर कितना लग रहा है 10 न्यूटन लग रहा है ए को। अगर ये नीचे की तरफ मूव करेगा इसका मतलब है कि इसको फ्रिक्शन नीचे की तरफ लगना चाहिए, वैसे भी लगना ही चाहिए क्योंकि इसको तो 10 न्यूटन ऊपर भी लग रहा है ना, और इसको अगर आएगा भी तो इन दोनों के बीच में तो कितना फ्रिक्शन है दोनों के बीच में, मैक्सिमम कितना है 1, कितना है, सॉरी एक मिनट कुछ तो गड़बड़ किया हमने। हमारे पास कितना है देखो, ये तो हाँ एफ भी आ गया ना, हाँ ठीक है। तो हमारे पास यहाँ देखो कितना आ रहा है उसको 10 न्यूटन, और यहाँ मैक्सिमम कितना है
दोनों के बीच में 1 न्यूटन ही तो है, तो 1 न्यूटन है तो यहाँ कितना रहा, लेकिन 10 न्यूटन। इसको इसका मतलब नीचे की तरफ लगेगा, है ना, ये हो जाएगा एफ के, और इसको भी ऊपर की तरफ, फिर इसको ऊपर की तरफ लगेगा एफ के। तो यहाँ एफ के की वैल्यू कितनी आ रही है, लेकिन 1 न्यूटन आ रही है। ये एफ के इक्वल भी तो होगा अगर स्लाइड करेगा तो, क्योंकि म्यू के और म्यू एस दोनों सेम है। तो इसका एक्सेलरेशन देखो कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 10 माइनस, ये क्योंकि 1 न्यूटन है तो 10 माइनस 1 इक्वल टू 1 इंटू ए बी। तो ए बी की वैल्यू आ गई है 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका देखो नीचे तो 10 प्लस 1 प्लस सॉरी माइनस 10 इक्वल टू 1 ए। इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है ए, इसका एक्सेलरेशन है ए बी डाउनवर्ड। तो यहाँ कितना आ गया, 10 से तो 10 कैंसिल आउट हो गया, तो ए इक्वल टू आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोनों नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो आंसर होना चाहिए इसका एस ऑप्शन। मेरे ख्याल से ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो ये अपने आप में 4 क्वेश्चन थे, ठीक है ना, तो इसमें तो टाइम लगना है, तो लिख लो आप लोग इसका। लिख लिया? हाँ सर, हो गया। हो गया ना? क्वेश्चन नंबर 2। ये तो बता देना, आप तो कर लोगे इसको। समझ में आया कि नहीं आया क्या क्या मैंने अभी? अगर आप क्वेश्चन 1 हो गया तो क्वेश्चन 2 तो कर लोगे, उसको फिर से ट्राई करो आप, है ना? यस सर। हाँ, इसको तो ट्राई करो, तो देखने में
चलिए इसमें बताइए, एक्सरसाइज 3 में बताइए क्या क्या डाउट है। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 में बताइए। फोर्थ वन। जोर से बोलिए सर या 1 फिर और 3 1 और 3 और बताइए। 4 सर सेकंड 1 2 3 4 ओके। नेक्स्ट पार्ट 1 में इतना ही है। पार्ट 2 में बताइए। सर थर्ड पार्ट 2 में थर्ड। सर फिफ्थ सेकंड थर्ड और फिफ्थ ओके। सेकंड 1 3 5 ठीक है। थर्ड 2 हाँ 2 क्वेश्चन नंबर 2 और भी बता देता हूँ फिर मैं। क्वेश्चन नंबर 4 1 2 3 4 चलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 exercise 3 part 1 question number 1 block of mass m is on inclined plane of angle theta. The coefficient of friction between the block and the plane is mu है ना। coefficient of friction between the block and the plane is mu and tan theta। देखो इसने एक कंडीशन दिया अपने को, tan theta greater than mu देने का मतलब क्या हुआ। उसका रीजन ये है कि यानी थीटा जो है तो दरअसल tan इनवर्स म्यू यानी एंगल ऑफ रिपोज से क्या है थीटा ज्यादा है। तो अगर थीटा एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है तो ब्लॉक क्या करेगा, हमेशा नीचे स्लाइड करेगा। ये बात समझ में आई? भाई ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द ब्लॉक इज हेल्ड स्टेशनरी यानी ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, स्टेशनरी। इसका मतलब हम लोग एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। is held stationary by applying a force P parallel to the plane. The direction of force pointing up the plane is taken to be positive as P is varied from P1 to P2. इसका मतलब क्या हुआ, देखो अगर मान लो हमने फोर्स अप्लाई नहीं किया होता है तो ये ब्लॉक क्या करता, क्योंकि थीटा तो ज्यादा है अल्फा से, एंगल ऑफ रिपोज से क्या है ये ज्यादा है, तो ये नीचे की तरफ स्लाइड कर जाता। आ रही बात समझ में? अब क्या किया, लेकिन इसने फोर्स लगाया तो फोर्स ऊपर की तरफ पी लगा रखा है तो ये स्लाइड नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हो, लेकिन हम इतना फोर्स मतलब वेरी करा रहे हैं फोर्स पी को ताकि ये स्लाइड ना करे। तो यानी मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू तक इसने दिया हुआ है, P1 से P2 तक लेके जा रहा है। P1 से P2 का मतलब क्या हुआ, यहाँ P1 का मतलब क्या हो पहले वो समझते हैं। क्योंकि यहाँ क्या होगा, इसको डाउनवर्ड mg लग रहा है, mg साइन थीटा इधर होगा है ना, डाउनवर्ड ऐसे mg होगा, उसका वो कंपोनेंट होगा mg साइन थीटा, इसका एक कंपोनेंट क्या होगा mg का इधर mg cos थीटा, इधर क्या होगा नॉर्मल। तो अब अगर इसका मतलब यहाँ ये होने का मतलब क्या हुआ, ये होने का मतलब ये होता है कि इसने जैसे कहा है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइन थीटा ग्रेटर देन म्यू कॉस थीटा। इस वाले को ऐसा लिख सकता हूँ क्या, दोनों साइड आप मल्टीप्लाई करो mg से, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि mg साइन थीटा म्यू mg cos थीटा से ज्यादा है। इसको फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, पीछे,
लेकिन इसको रेस्ट पर रखना है, तो मतलब यहाँ जो फ्रिक्शन है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक आ गया, है ना, क्योंकि mg तो काफी ज्यादा है इससे, तो हम लोग केवल इतना फोर्स लगा रहे हैं कि जस्ट रुक जाए, वो P1 है। तो इसका मतलब हुआ कि P1 प्लस म्यू mg cos थीटा इक्वल टू क्या है यहाँ, mg sin थीटा, यानी P1 इक्वल टू क्या हो गया यहाँ, mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा, ये ऐसा कह रहा है। और P2 वाले, P2 जो बोल रहा है, P2 में क्या होगा, वो इतना फोर्स लगाया कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर हो गई, नीचे, यानी ये इसकी टेंडेंसी क्या है, ऊपर स्लाइड करने की, यानी P2 की वैल्यू वो है। मतलब P2 के केस में क्या हो रहा है कि mg sin थीटा तो इधर ही रहेगा, P2 इधर की ओर है, लेकिन इतना लगाया कि अब फ्रिक्शन इसको नीचे की तरफ लगने लगा, तो ये मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच गया। इधर क्या होगा, mg cos थीटा, इधर क्या होगा n, यानी इस केस में P2 रुका हुआ, क्योंकि तो P2 इक्वल टू क्या लिखोगे, mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा, यानी आप P1 से P2 तक P को वेरी करा रहे हैं। पहले तो ये पॉइंट समझ में आया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब एक ये भी हुआ कि अगर फ्रिक्शन अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो जब भी फ्रिक्शन अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। क्यों, क्योंकि अगर मान लो ऐसा समझो, नीचे की तरफ मान लो 20 न्यूटन लग रहा है mg sin थीटा, ऊपर मान लो 15 न्यूटन लग रहा है, तो अगर आप मतलब म्यू mg cos थीटा, अगर आपने p की वैल्यू कितना कर दिया आपने, 5 मतलब p की वैल्यू कितना लगा दिया आपने, 15 न्यूटन ही, मतलब 20 न्यूटन ही लगा दी ऊपर की तरफ, 20 न्यूटन लगा दी, है ना, तो 20 न्यूटन को बैलेंस करेगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अभी क्या होगा, अभी ग्राफ बनाता हूं मैं, देखो मान लो अभी भी इसकी टेंडेंसी नीचे स्लाइड करने की है, तो यहाँ हम जो बात करने जा रहे हैं उसमें, यहाँ जो फ्रिक्शन की वैल्यू है, पहला केस जो मैं ले रहा हूँ इसमें, पहला केस ये है कि फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन है वो डाउन, सॉरी अपवर्ड ही है, अपवर्ड ही है, लेकिन एफ एस की जो वैल्यू लाई कर रही है वो 0 और किसके बीच में लाई कर रही है, म्यू एम जी कॉस थीटा, है ना, एफ एस की वैल्यू, लेकिन डायरेक्शन ऊपर की तरफ है ना। इसका मतलब हुआ कि अगर आपने P1 की वैल्यू, P1 के करस्पॉन्डिंग क्या मिल रहा था अपने को, ये मिल रहा था ऊपर की डायरेक्शन को लेकर बात करें तो, है ना। तो मान लो किसी इंस्टेंट की अगर मैं बात करूं कि P अभी इधर ही है, डाउनवर्ड इसको mg sin थीटा लग रहा है और पीछे सिर्फ इसको fs लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि P प्लस fs और ये इक्वल टू क्या हो जाए, mg sin थीटा। इसका मतलब है कि fs इक्वल टू क्या लिखोगे आप, क्योंकि fs की वैल्यू देखना है अपने को, तो ये लिखोगे mg sin थीटा माइनस, सॉरी P, है ना। तो आप यहाँ देखो इसका स्लोप देखो, P का नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा स्लोप, एफ और एस, यानी एक तरह से क्या हो गया, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस एम जी साइन थीटा। ये बात समझ में आई पहले तो। इसका ग्राफ कैसा होगा देखो, इसका ग्राफ जो है ऐसा होगा ना, ये P1 के करस्पॉन्डिंग है, और P की वैल्यू बढ़ाते गए एक टाइम के बाद, तो उसमें फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ एस 0 हो जा रही है। उसके बाद फ्रिक्शन देखो, अब ये जो वैल्यू मैं बता रहा हूँ, ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू मैं बता सकता हूँ, जहाँ P की वैल्यू क्या होना चाहिए, वो हो जाएगी mg sin थीटा। P की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर P की वैल्यू में mg sin थीटा अप्लाई कर दूं तो आप देखोगे 0 आ जाएगा और ये P इधर है। लेकिन अब अगर इससे ज्यादा अप्लाई किया तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, केस 2, है ना। केस 2 में क्या था, P की वैल्यू अगर हमने mg sin थीटा से ज्यादा अप्लाई करी तो उस केस में क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन किधर लग रहा है इसको, नीचे की तरफ लग रहा होगा, और नीचे क्या लग रहा है इसको, mg sin थीटा, और ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, P। तो वापस से देखो आप, इस केस में क्या आ जाएगा, लेकिन ये वैल्यू ऐसे बढ़ती जाएगी, क्यों, क्योंकि आप यहाँ लिखोगे P इक्वल टू mg sin थीटा प्लस fs ना,
क्या लिखोगे? एफ एस लिखोगे। लेकिन यहाँ ध्यान से देखो, इसने डायरेक्शन चेंज करी फ्रिक्शन ने। हरी बस में पहले फ्रिक्शन ऊपर की तरफ था, अभी नीचे की तरफ आ गया। भाई पी तो इसी डायरेक्शन में, तो पी तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन एफ को क्या लेंगे अब आप यहाँ नेगेटिव मान के करेंगे, क्योंकि डायरेक्शन चेंज करी। ये कहाँ तक जाएगा? ये आगे तक जाएगा, यानी ये तब तक जाएगा जब तक ये P2 तक नहीं पहुंच जाए। अरे बस में, क्योंकि एफ ने डायरेक्शन चेंज करी, नीचे चला गया वो, इसलिए माइंड नेगेटिव भी देखेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? ये आ जाएगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। लिख लो इसको। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2। सर वो ग्राफ दिखाइए ना। नहीं, ये लिख लिया क्या? हाँ सर, वो लिख लिया। क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, ऊपर की डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना, नीचे नेगेटिव माना। लिख लिया? हाँ सर। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2। ब्लॉक इज मूविंग ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, मेकिंग एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। अभी जो क्वेश्चन क्या है ना ऊपर वाला, वही क्वेश्चन रिपीट हुआ था, मालूम है? वही क्वेश्चन है। इसने क्या कहा देखो ध्यान से। ये कह रहा है कि ये एंगल 45 डिग्री है। ब्लॉक इज मूविंग ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, मेकिंग एंगल 45 विद द horizontal and the coefficient of friction दिया हुआ mu, the force required to just push it up the inclined plane 3 times, यानी जो P2 है, क्योंकि ऊपर की तरफ पुश कर रहा है, तो नीचे क्या लग रहा है? इसका मतलब mg sin थीटा, क्योंकि ये थीटा है, और साथ में mu mg cos थीटा, तो ये P2 है। And the 3 times the force required to just prevent it from the sliding, यानी उस केस में स्लाइडिंग जस्ट प्रिवेंट करना है। उस केस में फ्रिक्शन किधर लग रहा है? पीछे, तो mg cos थीटा, और इसमें mg sin थीटा, इसका मतलब ये P1 है। तो P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ? mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। तो ये कह रहा है कि P2 इक्वल टू 3P1 है कि, तो बताओ कि ये वैल्यू क्या होगी?
है ना। तो म्यू अपने को दे रखा तो सॉल्व कर लेते हैं यहाँ। ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा इक्वल टू 3 एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा। अब आपको ही मालूम है साइन थीटा कॉस थीटा 45 है तो सेम ही है, तो 1 प्लस म्यू इक्वल टू 3 और ये 1 माइनस म्यू, तो कितना हो गया देखो म्यू 1 प्लस और ये कितना हो गया 3 माइनस 3 म्यू, यानी कितना हो गया, ये हो जाएगा 4 म्यू इक्वल टू 2, है ना। यानी म्यू इक्वल टू आ गया 1/2। कितना आ गया 1/2। तो हमें क्या चाहिए इसमें 1/2 आ गया, क्या वैल्यू आ रही है इसकी। तो के की वैल्यू यानी अपने को 10 म्यू चाहिए, तो 10 इंटू 1/2 यानी कितना आ गया 5। ये आंसर आना चाहिए। बात समझ में आ गई। ये ऊपर वाला क्वेश्चन था, तो लिख लो इसको। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, लिख लिया भाई। हाँ सर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3। ये है हमारे पास में ना, ये ओ पी और ये क्यू है। क्या कह रहा है, स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास 0.1 kg lies on fixed inclined plane PQ which makes an angle theta with the horizontal force of 1 Newton। 1 Newton force इस ब्लॉक पर अप्लाई कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल एक्स में, और डाउनवर्ड इसको जो फोर्स लग रहा है वो 1 क्या हो जाएगा, मतलब 0.1 इंटू जी, यानी कितना हो गया ये भी 1 न्यूटन हो जाएगा। जी की वैल्यू से तो 1 न्यूटन आ गया है ना, जी की वैल्यू 10 है, 1 न्यूटन आ रहा है। तो अब ये फोर्स है हमारे पास में। अब एक चीज यहाँ समझना पड़ेगा, देखो पहले मुझे बताओ, ये ग्राफ तो मालूम है ना आप लोगों को, ये ग्राफ किसका ग्राफ है। अगर मैं कहता हूँ कि ये थीटा है ना, तो ये साइन थीटा का ग्राफ है। हाँ सर। यस सर। साइन थीटा वर्सेस थीटा का है ना, और ये ये किसका ग्राफ है,
cos 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 theta ये theta. मालूम? cos theta, हाँ, और ये मालूम है आपको, ये दोनों की वैल्यू सेम आने का मतलब क्या हुआ? एंगल कितना हुआ? 45 45 डिग्री हुआ, है ना? लेकिन जैसे 45 से आगे बढ़ोगे तो आप देख रहे हो कि साइन जो थीटा है उसकी वैल्यू बढ़ रही कि घट रही है? जैसे आप थीटा से 90 डिग्री जाओगे, तब की बता रहा हूँ मैं, थीटा से 90 डिग्री की वैल्यू के लिए आप देख रहे हो किसकी वैल्यू बढ़ रही है, cos थीटा की कि sin थीटा की? sin theta की, और theta अगर की आप value 45 से 0 की तरफ जाओगे तो किसकी वैल्यू बढ़ रही है? cos 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 theta, थीटा की बढ़ रही है। क्लियर है सबको? हाँ ये पॉइंट क्लियर है भाई? चलो yes आगे yes चलो। हाँ हाँ, तो अब ये क्या कह रहा है? द ब्लॉक रिमेन्स स्टेशनरी, ब्लॉक रेस्ट पर रहता है। तो रेस्ट पर अगर रहता है तो म्यू की वैल्यू कितना दिया है, इसने दिया है क्या? ब्लॉक लाइज ऑन फिक्स इंक्लाइन प्लेन विच मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल अच्छा, तो पहला ऑप्शन देख के करते हैं। चलो, तो पहला ऑप्शन, अगर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हुआ तो बैलेंस कर गया। कैसे? इस केस में ब्लॉक पे देखो आप, ब्लॉक पे इधर की तरफ जो कंपोनेंट जाएगा वो कितना जाएगा? 1 cos 45 ना, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, और एक इसके अलोंग जाएगा, और इसके अलोंग कितना जाएगा? 1 sin 45 ना, और ये तो दोनों इक्वल हो गए। इस केस में फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी? यहाँ 0 होगी। इसका मतलब ये रेस्ट पर रह सकता है ना, दोनों बैलेंस कर गए, और फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो गई? 0। स्टैटिक फ्रिक्शन अगर होगा भी तो 0 है। इसका मतलब पहला ऑप्शन तुम्हारा सही हो गया कि रेस्ट पे रह सकता है, क्योंकि जो रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है वो 0 आ रहा है, तो फ्रिक्शन तो 0 आना ही है। इसका मतलब ये बैलेंस कंडीशन में है, यानी रुका हुआ है। अब आगे चलते हैं। अब आगे की बात जब करेंगे ध्यान से समझना है। पहला मैं लेता हूँ बी ऑप्शन। इसने कहा थीटा अगर ग्रेटर देन 45 है, तो हम अभी भी देख चुके हैं, थीटा अगर 45 से ज्यादा हो तो साइन थीटा ज्यादा होगा ना, है कि नहीं? तो साइन थीटा अगर ज्यादा होगा तो इस ब्लॉक को देखो अब आप, फोर्सेस को रिजोल्व करेंगे हम लोग पहले। ये एंगल थीटा है, तो अगर आप रिजोल्व करोगे, क्योंकि एक फोर्स नीचे की तरफ 1 न्यूटन लग रहा है, इधर की तरफ 1 न्यूटन लग रहा है, इसका एक कंपोनेंट क्या होगा? क्योंकि ये एंगल थीटा होगा तो 1 cos थीटा होगा कि नहीं होगा? और इधर 1 sin थीटा होगा। आप पे देखो कि 1 sin थीटा ज्यादा होगा, इधर जाना चाहेगा। तो ऑप्शन में क्या है कह रहा देखो, एंड फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट ऑन द ब्लॉक टुवर्ड्स पी। नहीं, अगर इसकी टेंडेंसी नीचे जाने की है तो इसको फ्रिक्शन किधर लगेगा? क्योंकि 1 sin थीटा ज्यादा है तो स्टैटिक फ्रिक्शन पीछे लगेगा। इधर क्या होगा? 1 cos थीटा, इधर क्या होगा? 1 sin थीटा। तो ये तब बैलेंस होगा, यानी फ्रिक्शन किधर है? क्यू की साइड में है। इसका मतलब बी ऑप्शन गलत हो गया भाई, समझ में आया? अब आप कह रहेंगे सर इसने तो बोला ही नहीं कि मतलब ये फ्रिक्शन लेस है कि नहीं है, तभी तो नहीं बोला उसने। उसने तो सिर्फ ये बोला है कि ब्लॉक को रेस्ट पर रखना है, तो इसका मतलब वहां फ्रिक्शन भी होगा, तभी तो ब्लॉक रेस्ट पर रह सकता है, और थीटा को केवल चेंज कर रहा है वो। भाई ये पॉइंट क्लियर है? फ्रिक्शन किधर लग रहा है? पीछे लग रहा है, तो बी ऑप्शन गलत हो गया। तो इसका मतलब सी ऑप्शन सही हो गया। सी ऑप्शन क्या कह रहा है? थीटा ग्रेटर देन 45 डिग्री एंड फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट ऑन द ब्लॉक टुवर्ड्स क्यू, तो सही हो गए। तो इसका मतलब ए सही है और सी सही है। फिर क्या कह रहा है? अगर थीटा लेस देन 45 है, तो अगर आप देखो डी वाले का देख लेते हैं, अगर थीटा लेस देन 45 है उस केस में क्या बोला मैंने? कौन ज्यादा होगा? cos थीटा। cos थीटा ज्यादा होगा तो इसकी टेंडेंसी किधर होगी? ऊपर जाने की होगी ना, क्योंकि 1 cos थीटा इधर जो 1 sin थीटा है उससे ज्यादा है। इसके टेंडेंसी उधर जाने की होगी, तो इसको फ्रिक्शन किधर लग रहा है? नीचे की तरफ लगेगा। कितना लगेगा? एफ एस लगेगा, जो कि किधर है? पी की साइड में, यानी डी गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया ए एंड सी। भाई ये पॉइंट समझ में आया? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ सर आप समझा लिख लो इसको, लिखो जल्दी से लिखो।
लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? ब्लॉक अपने को ऐसे दिए हुए, ये इंक्लाइन प्लेन है, ये फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन है, ये एंगल थीटा है, और ये ब्लॉक यहाँ है, ये M1 है और ये M2 है। ब्लॉक ऑफ मास M1 1 kg अनदर मास M2 दिया हुआ है अपने को, है ना, M2 2 kg दिया, आर प्लेस टुगेदर ऑन एन इंक्लाइन प्लेन विद एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, वेरियस वैल्यूज ऑफ थीटा आर गिवन, लिस्ट 1, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक M1 एंड द प्लेन ऑलवेज 0। यानी इसके बीच में जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है ब्लॉक M1 और इंक्लाइन के बीच में वो तो 0 है, और the coefficient of static and dynamic friction between the block and the plane are equal to, यानी यहाँ ब्लॉक B और इसके बीच में इसने म्यू एस म्यू के यानी इक्वल टू ये ले रहा है म्यू 2, और ये वैल्यू कितना दे रहा है? ये दे रहा है 0.3। ओके, चलिए भाई, इन द लिस्ट 1, इन द लिस्ट 2, expression for the friction on the block M2 given, match the correct expression of the friction list 2 with the angles given list 1 and choose the correct option. The acceleration due to gravity is denoted by g। अब देखो यहाँ, अगर ये स्लाइड करता है, इसको समझना पड़ेगा अभी अपने को, है ना। अगर ये स्लाइड करता है तो ध्यान से देखो, इसको नेट डाउनवर्ड फोर्स कितना लग रहा है? M1 प्लस M2 इंटू जी साइन थीटा होगा कि नहीं होगा? इन दोनों का मिला के। और फ्रिक्शन की बात करेंगे, मैक्सिमम फ्रिक्शन की अगर बात करोगे तो फ्रिक्शन क्या होगा? इसको सिर्फ M2 को तो लगेगा, है ना, क्या लगेगा? M2 को। क्यों? क्योंकि M2 पे क्या क्या है, देखो M2 पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? इधर से N2 लग रहा है, इधर से N12 लग रहा है, और साथ में इस पर M2G साइन थीटा लग रहा है, और इधर M1G cos थीटा लग रहा है, और पीछे इसको फ्रिक्शन लग रहा है। अगर ये स्लाइड करेगा तो फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचेगा। जस्ट स्लाइड के लिए, जस्ट स्लाइड के लिए बात कर रहा हूँ, जस्ट स्लाइडिंग। तो उस केस में एफ मैक्स, तो एफ मैक्स कितना आ जाएगा? तो वो आ जाएगा μ2N2, तो ये हो जाएगा μ2, और ये सॉरी M2 है, तो ये हो जाएगा M2G cos थीटा, है ना। तो इसका मतलब फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ये आ गई, तो ये क्या होना चाहिए यहाँ? N12 प्लस M2G साइन थीटा इक्वल टू आना चाहिए μ2 M2G cos थीटा। और N12 की वैल्यू कहाँ से लाएंगे? वो यहाँ से लाएंगे, क्योंकि इस ब्लॉक को देखो आप, इसको ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा? N12, इसको इधर की तरफ क्या लग रहा होगा? M1G साइन थीटा, इसको यहाँ कितना लग रहा होगा? N1, और इधर कितना लग रहा होगा? सॉरी, ये M1G cos थीटा। तो M क्योंकि रुका हुआ है, जस्ट स्लाइड की बात कर रहे हैं, तो N12 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में? M1G साइन थीटा, इसको वहाँ रख दो, तो जाएगा M1G साइन थीटा प्लस M2G साइन थीटा इक्वल टू आ गया μ2 M2G cos थीटा। तो हमें पहले थीटा चाहिए, तो ये आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू जी से जी कैंसिल आउट हो गया, तो μ2 M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई, cos थीटा से मैंने डिवाइड कर दिया। तो μ2 की वैल्यू कितना दिया भाई इसने? μ2 की वैल्यू 0.3, M2 कितना है? 2, और ये कितना है? 1 प्लस 2, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ? 3, यानी 0.2 मतलब थीटा इक्वल टू आ गया tan इनवर्स 0.2।
और 0.2 का देखो वैल्यू क्या आ रही है 11 डिग्री, यानी थीटा इक्वल टू आ रहा है 11.2 डिग्री। और यही एंगल क्या हो गया, ये एंगल ऑफ रिपोज हो गया ना, ये क्या हो गया, एंगल ऑफ रिपोज हो गया। ये बात समझ में आई पहले? यानी 0 से लेकर 11.2 डिग्री तक ये स्लाइड नहीं करेगा, उसके बाद ये स्लाइड करेगा। लिख लो इसको। लिख लिया आप लोगों ने? हाँ सर। 2 मिनट। लिख लिया नहीं वाला, ये भी लिख लो। इसका एंगल ऑफ रिपोज कितना आ गया है, वो आ गया 11.5 डिग्री। अगर इससे कम हुआ तो कभी स्लाइड करेगा क्या है, नहीं। इससे ज्यादा हो तो स्लाइड करेगा। तो देखो पी और क्यू में तो स्लाइड नहीं करेगा, तो इसके फ्रिक्शन की वैल्यू क्या डेवलप होगी फिर, यहाँ डेवलप हो जाएगी m1 प्लस m2g साइन थीटा। यानी पी और क्यू के लिए आंसर होगा 2, पी का आंसर 2, क्यू का आंसर 2। क्योंकि यहाँ देखो ना रुका हुआ है, तो m1 प्लस दोनों तो ऐड हो जाएंगे। अभी देखो फाइनली तो वही आ रहा है, देखो ये। और ये किसके इक्वल आ रहा है, मैक्सिमम फ्रिक्शन के इक्वल आ रहा है। तो अल्टीमेटली स्टैटिक फ्रिक्शन के इक्वल ये आ जाएगा, जो कि मैंने डायरेक्ट लिख दिया था यहाँ। यानी इसका आंसर क्या हो गया, P का 2, Q का 2। और थीटा इक्वल टू 15 डिग्री पर स्लाइड करेगा तो फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा। क्या पूछ रहा अपने से, फ्रिक्शन पूछ रहा, तो फ्रिक्शन क्या होगा उस केस में जब स्लाइड करेगा, तो ये होगा ना μ2 m2g। यानी इसका मतलब हुआ कि R के केस में आंसर मिलेगा 3, और S के केस में भी आंसर मिलेगा 3, क्योंकि जब स्लाइड करेगा तो फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक रहेगा ना। तो ये आंसर है। समझ में आई बात? अरे मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? यस सर। तो यही आंसर है। चलो भाई पार्ट 2 भी कर लेते हैं। लिख लो आप लोग। ये तो अब आप करिएगा। कौन सा वाला, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट पुशिंग द बॉडी अप, फ्रिक्शन इज इंक्लाइन प्लेन दिस व्हाइल मिनिमम नीडेड टू प्लेन। ऊपर करवा चुका हूं मैं क्वेश्चन है, तो 1 तो मुझे बताने की अब जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन आपका हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, a block of mass m is placed on surface with a vertical cross section इसके अकॉर्डिंग दिया हुआ है, मतलब ऐसा कर्व मिलेगा है। तो ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। तो फंक्शन क्या दिया है इसने, y इक्वल टू x³/6 दिया है। A block of mass m is placed on surface with a vertical cross section given by, if the coefficient of friction दिया हुआ है mu इक्वल टू 0.5,
द मैक्सिमम हाइट अबव द ग्राउंड एट विच द ब्लॉक कैन बी प्लेस विदाउट स्लाइडिंग। तो देखो अगर यहाँ रखोगे तो कुछ होगा नहीं, यहाँ रखोगे तो एंगल क्या कम है ना, ये तो वही हो गया एंगल ऑफ रिपोज वाला एंगल। एंगल को बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, तो जैसे एंगल क्या होना चाहिए, एंगल ऑफ रिपोज के इक्वल होगा, तो जस्ट क्या करेगा, स्लाइड करेगा। तो मान लो यहाँ जाके स्लाइड करता है, तो भाई यहाँ था तो देखो एंगल क्या था, कम था ना। यहाँ जाने के बाद देखो एंगल बढ़ रहा, तो मान लो यहाँ जस्ट जाके स्लाइड कर रहा, तो ये एंगल आ गया मान लो हमारे पास में एंगल ऑफ रिपोज के इक्वल आ गया थीटा। तो यहाँ जाके जस्ट स्लाइड कर रहा है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, एज ए इंक्लाइन प्लेन ही समझेंगे। यहाँ ये ब्लॉक यहाँ है, तो ये जो एंगल हम ले रहे हैं ये थीटा है, ये जस्ट किसके इक्वल हो रहा है, अल्फा के। तो आप चाहो तो सीधा आ गया हो तो टेन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर, तो यहाँ म्यू। और हमें मालूम है इसका डिफरेंशिएशन करो, तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करते हो तो वो क्या देगा आपको, ये अल्टीमेटली क्या हो गया, ये टेन थीटा हो गया। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या लिखोगे, 3x²/6 यानी x²/2। तो ये क्या देता है आपको, ये टेन थीटा है तो देता है। याद आ रहा भाई कॉन्सेप्ट, डी वाई बाई डी एक्स स्लोप था, यस रख दो। ये आ गया x²/2 इक्वल टू क्या आ गया, म्यू आ गया। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम हाइट का मतलब है y पूछ रहा है। तो मुझे x की वैल्यू मिल रही है और म्यू कितना दिया इसने, पॉइंट, तो कितना हो गया देखो यहाँ, तो x² इक्वल टू हो गया 2 × 0.5 इक्वल टू 1, यानी x की वैल्यू वैसे तो +-1 है, उधर भी तो है ये, तो उसमें रख दो, आपको प्लस वैल्यू रख दो आपको, तो क्योंकि हाइट तो पूछ रहा है वो, तो रखो उसमें। तो y इक्वल टू क्या हो गया, 1/3/6, ठीक है। कितना आ जाएगा ये, इसका मॉडल ले लो, वैसे तो 1/6 मीटर आंसर आना चाहिए। बात समझ में आ गई, ऐसे करना था। क्वेश्चन नंबर, भाई बात समझ में आई कि नहीं आई, हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या, आ रही है सर। तो मैंने पूछा कि बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तो फिर नहीं आ आ रही रही क्या। है सर। क्वेश्चन नंबर 3, लिख लिया। हाँ सर लिख लिया। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि ये रुका हुआ है, और उसने कहा given in the figure are two blocks NB of weight 20 Newton 100 Newton respectively, these are being pressed against a wall by a force of as shown, यानी अगेंस्ट द वॉल इसको प्रेस किया जा रहा है। तो यहाँ इसका मतलब है कि ये दोनों यहाँ रुके हुए हैं, ये ए है और ये बी है। इसको डाउनवर्ड कितना लग रहा है, 20 न्यूटन, इसको डाउनवर्ड कितना लग रहा है, 120 न्यूटन, सॉरी 100 न्यूटन। तो इन दोनों को मिला के, क्योंकि अगर अगेंस्ट द वॉल इनको प्रेस किया जा रहा है, इसका मतलब यहाँ फ्रिक्शन कितना डेवलप होना चाहिए, स्टैटिक फ्रिक्शन 120 न्यूटन डेवलप होना चाहिए, ये वॉल है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ, क्योंकि इसके अगेंस्ट इसको प्रेस किया जा रहा है, इसका मतलब है कि एफ एस की वैल्यू, क्योंकि डाउनवर्ड कितना लग रहा है यहाँ, एक्सटर्नल फोर्स 120 लग रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, थर्ड ऑप्शन है, ये करना था। क्वेश्चन नंबर 4, लिख लो जल्दी से इसको।
क्वेश्चन नंबर 4 में क्या किया देखो। ये M2 है और ये M है। अब ये कह रहा है कि जस्ट इसको रोकना है, तो मिनिमम वेट अपने को M चाहिए, यानी M का मतलब जो ब्लॉक रखा हमने M, उसका मास कितना है मिनिमम। तो क्या होगा, दरअसल इसको डाउनवर्ड कितना लग रहा है यहाँ, M1G, तो वही टेंशन यहाँ होगा, है ना, ये टेंशन यहाँ भी सेम टेंशन होगा, तो ये रेस्ट पर है, यानी T इक्वल टू क्या होना चाहिए, M1G। तो यहाँ आप देखो, इसको T इधर लग रहा है, इसको पीछे क्या लगना चाहिए, म्यू M प्लस M2 इंटू जी ना, और ये क्या होना चाहिए, T के इक्वल होना चाहिए, यानी इसका मतलब हुआ म्यू M प्लस M2G इक्वल टू मिलना चाहिए M1G। तो G से तो G कट गया, अब हमारे पास M प्लस M2 इक्वल टू M1 बाई म्यू। M1 की वैल्यू कितना दिया इसने, M1 की वैल्यू 5, म्यू कितना दिया इसने 0.15, यानी कितना हो गया 500 बाई 15, और तो हमें M चाहिए, तो 500 बाई 15 माइनस M2 कितना है 10, तो कितना आ जाएगा 500 माइनस 150 डिवाइड बाई 15, यानी 350 बाई 15। तो M की वैल्यू आना चाहिए 35 बाई सॉरी कितना हो जाएगा, 5 से कितना हो जाएगा 70 बाई 3, कितना आ रहा है M की वैल्यू 70 बाई 3 kg, यानी एग्जैक्ट वैल्यू कितना आ रहा होगा इसका, लगभग आ रहा है 35 के आसपास, है ना, कितना आ रहा होगा, नहीं 35 क्यों आएगा, कितना होगा 24 के आसपास, 24 से कम होगा थोड़ा, है ना, मतलब 23 के आसपास होगा, क्लियर है, लगभग 23 kg। अब 23 तो यहाँ दे नहीं रखा, लेकिन मिनिमम चाहिए, तो इसका आंसर एक 43.3 भी है, लेकिन उसके पहले 27.3 है, इसका मतलब 23 से तो कम नहीं होना चाहिए, तो आंसर क्या हो गया फिर इसका, डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4। आंसर वैसे 23 होना चाहिए, लेकिन वो तो है नहीं, लेकिन उसके जस्ट आगे कौन सा दिया है 27.3 दिया हुआ है, उससे कम 23 से कम हो नहीं सकता, तो 2 और 3 तो वैसे हटा दो, 43.3 हो नहीं सकता क्योंकि 27.3 दिया हुआ इस केस में, आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, लिख लो इसको। हो गया, हाँ सर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, a block of 5 kg is pushed in case A and pulled in case B by a force 20 Newton, making an angle of 30 degree with the horizontal, as shown in the figure. The coefficient of friction between the block and floor दिया हुआ है. The difference between the accelerations of block in case B and case A will be. तो देखो कैसे करेंगे, पहले केस A की बात करते हैं, तो ये तो ग्राउंड है यहाँ, इसको ये हॉरिजॉन्टल है ऐसे, है ना,
और इसको फोर्स ऐसे लगाए 20 न्यूटन। ये एंगल कितना है 30 डिग्री। इसका एक कंपोनेंट कितना होगा 10 cos 30 और एक कंपोनेंट कितना होगा सॉरी 20 sin 30। इसको आप देखो वर्टिकल में N1 लग रहा होगा और डाउनवर्ड इसको डाउनवर्ड mg भी तो लग रहा होगा, तो 5 into g लग रहा होगा। तो क्या करेंगे पहले यहाँ N1 निकालेंगे। तो N1 कितना हो गया 5 into 10 प्लस 20 into 1/2 यानी 60 न्यूटन। तो यहाँ F अगर स्लाइड करेगा तो F 1 मैक्स कितना आ जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन कितना दे इसने 0.5 into ये आ गया 30 न्यूटन। अब आप यहाँ देखो कितना आ रहा है 20 into √3/2 यानी आ गया हमारे पास में 10√3 यानी कितना हो रहा है 1.732। हॉरिजॉन्टल में कितना रहा 17.32। आप ये देखो मैक्सिमम इतना है जब ये स्लाइड करेगा। अप्लाई कितना किया हमने हॉरिजॉन्टल में 17.32। जब इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0 ही तो हो जाएगा। तो यहाँ ये तो मैक्सिमम वैल्यू, इसका मतलब है स्टैटिक फ्रिक्शन कितना डेवलप होगा FS1 होगा 17.32 न्यूटन। ये बात समझ में आई पहले तो। ये बात समझ में आई क्या? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. अब बी के बारे में बात करते हैं। बी में क्या कह रहा है, इसको ये हॉरिजॉन्टल है, इसको फोर्स इधर लगाया कितना 20 न्यूटन। ये एंगल कितना है 30 डिग्री। इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा 20 sin 30। इसको वर्टिकल में नॉर्मल लग रहा होगा N2, डाउनवर्ड इसको 5 into g लग रहा होगा, है ना। और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा 20 cos 30। इसको पीछे की तरफ फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो भी निकालेंगे। अभी पहले N2 निकाल लेते हैं। तो N2 इक्वल टू कितना होगा 50 माइनस 20 into 1/2 यानी 40 न्यूटन। तो हमारे पास F मैक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी इस केस में F2 मैक्स ये आ जाएगा म्यू N2। म्यू कितना है 0.2 into 40 यानी 20 न्यूटन। हमने इधर कितना लगाया, ये तो फिर से नहीं कर रहा, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। हाँ नहीं सॉरी, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं क्या हम लोग? क्या पूछ रहा है? सर 8 आएगा ना? हाँ सर वही तो मैं कह रहा हूँ सर, नहीं गड़बड़ 8 आएगा ना सर और ऊपर 12 आएगा 30 की जगह पे ऊपर। 12। अच्छा यहाँ 12 आना था ना, ओके ये तो गड़बड़ कर दिया। उस केस में आप 0 नहीं कह सकते हो, 12 आएगा क्योंकि ओरिजेंटल में ये लग रहा है, आप यहाँ 0 नहीं कह सकते हो। तो यहाँ क्या हो रहा है, इसको ये लग रहा है, तो इसका यानी मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसकी, एक मिनट, तो F1 मैक्स 0.2 into 60 ये हो गया 12 न्यूटन आएगा। तो नेट जो एक्सेलरेशन का बनेगा इधर A1 को कितना मिलेगा देखो 17.32 माइनस 12 इक्वल टू 5 into A1 यानी A1 इक्वल टू मिलेगा 5.32 डिवाइड बाई 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इस केस में 8 आ रहा है तो ये कितना आ रहा है देखो, तो 20 into √3/2 तो ये भी कितना आ जाएगा 17.32 न्यूटन आएगा इधर, है ना। तो इसका पीछे की तरफ कितना लग रहा है 8 न्यूटन, तो कितना हो जाएगा 17.32 माइनस 8 इक्वल टू 5 into A2 ये आ जाएगा। तो ऐसा करो, इसको सॉल्व मत करो ना, इसी क्वेश्चन को यूज करो आप A1 को और यानी 1 और 2 को,
तो ऐसा करते हैं, उस इसमें से उसको सेपरेट कर देते हैं, यानी 2 माइनस 1 करते हैं। तो 2 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 है ना, 4 और ये कितना हो जाएगा, तो 5। एक मिनट, नहीं फिर आंसर कैसे आएगा, डिफरेंस है ना, हाँ तो हो गया ना, a2 माइनस a1, तुम्हारे पास a2 माइनस a1 कितना आ रहा है, 4/5, तो कितना आ रहा है, 0.8 आ रहा है, ये आ रहा है आंसर। ऐसे करना, लिख लो इसको। ये हो गया आपका। अब क्या है कि नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है वर्क पावर एनर्जी। थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ मैं उसके बारे में। लिख लिया आप लोगों ने? यस सर, लिख लिया। इसमें सबसे पहले बात करेंगे हम लोग वर्क के बारे में। तो ये फिजिकल क्वांटिटी है ना, वर्क। तो इसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है दरअसल जूल, और एक ये स्केलर क्वांटिटी है। तो ये क्या है, इट इज स्केलर क्वांटिटी। और इसकी जो SI यूनिट है वो है जूल, ठीक है ना। इसको न्यूटन मीटर भी बोलते हैं, ये होता है जूल। अब इसकी मेन डेफिनेशन क्या है वो समझना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि वही आगे काम आएगा जो मेन डेफिनेशन है। वैसे आप लोगों ने भी तो पढ़ा है वर्क, पढ़ा है ना 9th या 10th में, तो कहीं तो पढ़ाया गया है आपको। क्या होता है वर्क, कौन बताएगा? Force into Force into displacement. displacement. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। किसका डिस्प्लेसमेंट? जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है। किसका डिस्प्लेसमेंट, बोलिए। वो ऑब्जेक्ट जिसका फोर्स लग रहा है। फोर्स के डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे, क्योंकि कुछ बच्चे तो है ही नहीं, ये दिक्कत हो जाएगी उनको। अभी इतना ही करेंगे। क्या क्या किसका, चलो किसका डिस्प्लेसमेंट? फोर्स के डायरेक्शन में जो हुआ डिस्प्लेसमेंट। बॉडी पे फोर्स बॉडी लगना। का डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं आप, है ना, लेकिन ये तो गलत है। अगर ऐसा है तो गलत है। तो आप कहेंगे सर क्या इस वाला में पहले वाले सर ने गलत पढ़ाया? उन्होंने गलत तो नहीं पढ़ाया है, पढ़ाया तो उन्होंने भी सही है। लेकिन जो एक और पॉइंट आता है वो मेन जरूर, मतलब वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो होता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। मतलब जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट की बात की जाती है, न कि बॉडी के डिस्प्लेसमेंट की बात की जाती है। क्योंकि आपको सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में बताया गया था, वहाँ रोटेटरी मोशन के बारे में नहीं बताया गया था, इसलिए आपको जो बताया वो तो सही है, क्योंकि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी वही होगा जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है। इसलिए वो तो आपको वहाँ से बोल दिया गया, क्योंकि वहाँ ट्रांसलेटरी मोशन ही बोला गया था, बॉडी रोटेट ही नहीं कर रही थी, इसलिए आपको ये बोल दिया गया कि डिस्प्लेसमेंट है ना बॉडी का, और उस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन को क्या बोल दिया गया, फोर्स बोल दिया गया।
सॉरी वर्क बोल दिया गया, लेकिन एक्चुअल में कॉन्सेप्ट ये नहीं है। एक्चुअल में कॉन्सेप्ट है कि फोर्स हम लोग लगा रहे हैं उसका कंपोनेंट किधर होना चाहिए, अलोंग द डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, या डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट अलोंग द फोर्स होना चाहिए। यानी कुल मिला के कहानी है, हम लोग यहाँ वेक्टर की बात करेंगे तो एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, जहाँ एफ वेक्टर नेट फोर्स होगा, लेकिन डी आर वेक्टर क्या होगा, यहाँ डी आर वेक्टर होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, यानी जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, इसको बोलेंगे वर्क। ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आप डीपीपी कर लो, नेक्स्ट होमवर्क आपका डीपीपी, उसको मैं डिस्कस करूंगा, जो भी डीपीपी आगे की है वो है ना, तो वो कर लो आप लोग, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए फिर, ओके, बाय बाय। बाय सर। बाय बाय।